नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। झारखंड में वेतन संकट, चुनाव ड्यूटी पर गए सचिव, 12 विभागों के कर्मियों की अटकी सैलरी। झारखंड में आईएएस अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी के कारण कई विभागों के कर्मचारियों का वेतन भुगतान बुरी तरह प्रभावित हो गया है। दरअसल उत्पाद, वन, कृषि, खाद्य आपूर्ति, कल्याण, ऊर्जा और ग्रामीण विकास समेत करीब 12 विभागों के सचिव मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत से ही चुनावी कार्यों में व्यस्त हैं। नियमों के अनुसार सचिवों की अनुपस्थिति में वेतन मद में राशि का आवंटन समय पर जारी नहीं हो सका, जिससे कर्मचारियों की सैलरी लंबित हो गई है। वेतन भुगतान में देरी की एक बड़ी वजह राज्य सरकार का कुबेर पोर्टल भी है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी ईयर एंडिंग और नए वर्ष की शुरुआत के दौरान पोर्टल पर लोड बढ़ने के कारण तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो गईं। पोर्टल सुचारू रूप से काम नहीं करने की वजह से विभाग समय पर फंड का आवंटन नहीं कर पाई, जिसका सीधा असर निचले स्तर के कर्मियों के भुगतान पर पड़ा है। इधर कुछ विभागों से अच्छी खबर भी सामने आई है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने वेतन मद में आवंटन जारी कर दिया है। ट्रेजरी ने आवश्यक जांच के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और गुरुवार से इन विभागों के कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन की राशि पहुंचने लगी है। जिन विभागों के सचिव फिलहाल चुनाव ड्यूटी पर हैं और जहां से अब तक आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, वहां के कर्मचारियों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। विभागीय सूत्रों के अनुसार इन कर्मियों को वेतन के लिए संबंधित सचिवों की ड्यूटी से वापस लौटने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में बड़ी संख्या में कर्मचारी आर्थिक तंगी का सामना करने को मजबूर हैं। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुष्पा नरकंकाल मामले में कोलकाता भेजी जाएगी डीएनए रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के मधुटौर जंगल से बरामद नरकंकाल मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि लापता युवती पुष्पा के माता पिता के डीएनए सैंपल की जांच कोलकाता स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी सीएफएसएल में कराई जाए। इसके साथ ही बरामद कंकाल का विस्तृत पोस्टमार्टम रांची के रिम्स में कराने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह की समय सीमा देते हुए डीएनए रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान डीजीपी, बोकारो एसपी, एफएसएल निदेशक और नई गठित एसआईटी की टीम व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर हुई। कोर्ट ने जांच प्रक्रिया में हो रही देरी पर कड़ा ऐतराज जताया। डीजीपी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि मामले का जल्द से जल्द निष्पादन किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाए कि जब डीएनए सैंपल लेने के कुछ ही घंटों में प्रक्रिया शुरू हो सकती थी, तो अब तक इतनी देरी क्यों की गई। सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि इस मामले में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में 28 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को निलंबित किया गया है। इस पर माननीय न्यायालय ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल निचली स्तर के कर्मियों पर गाज गिराना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इतनी बड़ी मामले में उच्च अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और कार्रवाई केवल दिखावा नहीं होनी चाहिए। मामला 31 जुलाई 2025 से लापता युवती पुष्पा से जुड़ा है, जिसका सुराग न मिलने पर पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की तय की है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अगली तारीख पर भी डीजीपी, बोकारो एसपी और एसआईटी टीम को उपस्थित रहना होगा ताकि जांच की प्रगति का जायजा लिया जा सके। सरायकेला खरसावां के शुभम को राष्ट्रपति ने दिया गोल्ड मेडल। महाराष्ट्र वर्धा विवि के दीक्षांत समारोह में हुए सम्मानित। खरसावां जिले के बहरासाही बस्ती निवासी शुभम कुमार पति को उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ये गौरवशाली क्षण महाराष्ट्र के वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के 6ठी दीक्षांत समारोह में आया। गुरुवार को आयोजित इस भव्य समारोह में राष्ट्रपति ने स्वयं शुभम को स्वर्ण पदक पहनाया और प्रमाण पत्र सौंपकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शुभम ने शैक्षणिक सत्र 2021-23 में मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड की परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उनकी ये सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, इससे पहले भी उन्हें 2 अन्य गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। लगातार मिल रही ये उपलब्धियां उनकी कड़ी मेहनत और शिक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाती हैं। शुभम की इस कामयाबी से खरसावां और सरायकेला क्षेत्र में जश्न का माहौल है। सम्मान प्राप्त करने के बाद शुभम ने अपनी भविष्य की योजनाओं को साझा किया। उन्होंने बताया कि उनका अंतिम लक्ष्य एक कुशल प्रोफेसर बनकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना है। वर्तमान में वे देश के प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में रिसोर्स स्कॉलर के रूप में शोध कार्य कर रहे हैं। शुभम अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और परिवार की मार्गदर्शन को देते हैं।
शुभम की शिक्षा की यात्रा बेहद प्रेरणादायक रही है। उन्होंने खरसावा और सरायकेला की सरस्वती शिशु मंदिर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद जमशेदपुर की करीम सिटी कॉलेज से इंटर और स्नातक की पढ़ाई की। वर्धा से स्नातकोत्तर करने के बाद अब वे दिल्ली में अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। उनकी सफलता ने साबित कर दिया है कि यदि इरादे मजबूत हों तो छोटे शहरों के युवा भी देश की सर्वोच्च शिखर पर चमक सकती हैं। सरकारी चना दाल लेकर मेदिनीनगर जा रही ट्रक गढ़वा के रमंगकंडा में पलटी। झारखंड के गढ़वा जिले के रमंगकंडा भंडरिया मुख्य मार्ग पर सेमरटॉड के पास बुधवार की रात चना दाल से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और राहत बचाव में सहयोग करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही रमंगकंडा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी मुकेश कुमार के निर्देश पर एएसआई सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ चौकीदार मुन्ना पासवान, कृष्णा पासवान सहित अन्य जवान भी मौजूद थे। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ की और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये ट्रक छत्तीसगढ़ के रायपुर से मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत 650 बोरा चना दाल लेकर मेदिनीनगर स्थित एफसीआई गोदाम जा रहा था। वहां से उक्त दाल का वितरण पलामू जिले के राशन लाभुकों के बीच किया जाना था, लेकिन सेमरटॉड के पास अचानक ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के समय तेज आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। हालांकि हादसे में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन ट्रक को काफी नुकसान पहुंचा है और दाल की बोरी सड़क किनारे बिखर गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से लापता बताया जा रहा है। चालक के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है और आसपास के इलाकों में छानबीन की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में वाहन की अनियंत्रित होने की वजह स्पष्ट हो रही है। हालांकि तकनीकी खराबी, चालक की लापरवाही या सड़क की स्थिति को लेकर भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को सड़क से हटाने और यातायात व्यवस्था को सामान्य करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं। इस घटना से कुछ समय के लिए मार्ग पर आवागमन प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कर दिया गया। धनबाद में कोयला कारोबारी पर जानलेवा हमला, गोली लगने से घायल, साथी पर रॉड से वार। झारखंड के धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के काको स्थित 8 लेन मार्ग पर बुधवार शाम अपराधियों ने कोयला कारोबारी मनीष सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। फायरिंग में मनीष सिंह गोली लगने से घायल हो गए, जबकि उनके साथ मौजूद चंदन पासी को रॉड से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार निचितपुर कॉलोनी निवासी मनीष सिंह अपनी एसयूवी JH01DR0665 से अपने साथी मालकेरा पासी टांड निवासी चंदन पासी के साथ काकू स्थित 8 लेन मार्ग के एक होटल में कतरास की एक कारोबारी से पैसों की लेन देन के सिलसिले में पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। बताया जाता है कि होटल से बाहर निकलते ही अपराधियों ने मनीष सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया जाता है कि कतरास के कुछ लोगों ने मनीष सिंह की कार पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस दौरान 7 राउंड से अधिक फायरिंग होने की बात सामने आ रही है। हमले में मनीष सिंह की बाईं जांघ में गोली लगी। वहीं चंदन पासी को रॉड से हमला कर घायल कर दिया गया। घायल होने के बावजूद मनीष सिंह साहस दिखाते हुए खुद ही कार चलाकर घटनास्थल से निकल गई। वे तेज रफ्तार में गाड़ी भगाती हुई बरवा अड्डा तक पहुंची और रास्ते में अपने परिचितों को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद उनकी जानने वाले लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल इलाज के लिए पहले असरफी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर कर दिया गया। वहीं एक्शन मोड में गढ़वा, शराब के नशे में ड्यूटी करने वाली 3 सरकारी बाबू सस्पेंड, ग्रामीणों से बदसलूकी पड़ी भारी। गढ़वा जिला प्रशासन ने सरकारी सेवा में अनुशासनहीनता और गरिमा के उल्लंघन के मामले में बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। केतार प्रखंड और अंचल कार्यालय में कार्यरत 3 कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिनेश यादव ने ये कार्रवाई 9 अप्रैल 2026 को कार्यालय समय में शराब के नशे में पहुंचने और वहां काम से आए ग्रामीणों के साथ गाली गलौज व बदसलूकी करने के गंभीर आरोपों के बाद की है। प्रशासन की गाज जिन 3 कर्मियों पर गिरी है, उनमें राजेश कुमार राजस्व उपनिरीक्षक, नीरज कुमार सिंह जनसेवक और जितेंद्र उरांव अनुसेवक शामिल हैं। निलंबन की अवधि के दौरान इन सभी के मुख्यालय भी बदल दिए गए हैं। राजेश कुमार का नया मुख्यालय अंचल कार्यालय भंडरिया और जितेंद्र उरांव का मुख्यालय प्रखंड कार्यालय बड़गढ़ तय किया गया है। इन सभी के खिलाफ अब विभागीय स्तर पर भी विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। इस पूरी घटना की शुरुआत तब हुई जब रवि कुमार गुप्ता नामक ग्रामीण ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद जब संबंधित कर्मियों की जांच कराई गई तो मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों की साक्ष्यों ने आरोपों की पुष्टि कर दी। प्रशासन ने इसे सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का घोर उल्लंघन माना है। ऑफिस के भीतर इस तरह की हरकत ने न केवल व्यवस्था पर सवाल उठाया, बल्कि आम जनता के बीच सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचाया।
गढ़वा में बवाल, मुआवजे पर भिड़ी भीड़ और पुलिस, लाठीचार्ज और 10 राउंड हवाई फायरिंग। गढ़वा शहर थाना क्षेत्र के महुलिया मोड़ पर गुरुवार को मुआवजे की मांग को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन हिंसक संघर्ष में बदल गया। बुधवार रात ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 स्थानीय युवकों की मौत हो गई थी। गुरुवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव गांव पहुंचे, ग्रामीण भड़क गए और गढ़वा रंका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शवों के साथ सड़क पर बैठ गए और प्रशासन से तत्काल मुआवजे की मांग करने लगे। पुलिस ने शुरुआत में प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया और जाम लगभग हटने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ उपद्रवियों के उकसाने पर भीड़ बेकाबू हो गई। देखते ही देखते पुलिस पर जोरदार पथराव शुरू कर दिया गया, जिसमें कई जवानों को चोटें आईं और पुलिस वाहनों के शीशे टूट गए। स्थिति हाथ से निकलती देख पुलिस को आत्मरक्षा में लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने 10 राउंड से अधिक हवाई फायरिंग भी की। पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन इलाके में भारी तनाव व्याप्त है। सुरक्षा के मद्देनजर महुलिया गांव और आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच हिंसा फैलाने वाले शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। फिलहाल मुख्य मार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया है, लेकिन इलाके में सन्नाटा और दहशत का माहौल है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जंगलों के पास माइनिंग पर रोक, फिर लागू हुआ 500 मीटर का नियम। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जंगलों और वन भूमि के आसपास होने वाली पत्थर माइनिंग और स्टोन क्रशर के संचालन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस एमएस सूनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार द्वारा पहले घटा दी गई न्यूनतम दूरी को निरस्त कर दिया है। अब नए आदेश के तहत वन भूमि की सीमा से स्टोन माइनिंग के लिए 500 मीटर और स्टोन क्रशर के लिए 400 मीटर की न्यूनतम दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सुनवाई के दौरान बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में 12 बजे से पहले रुद्राभिषेक पर रोक, नियम तोड़ने पर कार्रवाई। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मंदिर प्रभारी सह एसडीओ रवि कुमार ने गर्भगृह में दोपहर 12 बजे से पहले रुद्राभिषेक पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिससे श्रद्धालुओं को बिना किसी बाधा जलार्पण की सुविधा मिल सकी। मंदिर प्रभारी सह एसडीओ रवि कुमार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब गर्भगृह के अंदर दोपहर 12 बजे से पहले रुद्राभिषेक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का पालन न करने वाले संबंधित तीर्थ पुरोहितों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह फैसला श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया है। प्रशासन ने मंझला खंड में संकल्प और अन्य अनुष्ठानों पर भी रोक लगा दी है। बताया गया है कि यहां अनुष्ठानों के कारण भीड़ अनियंत्रित हो रही थी, जिससे कई बार अफरा तफरी की स्थिति बन जाती थी। सुगम दर्शन पूजन व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता बताई गई है। एसडीओ के निर्देश पर कंट्रोल रूम में तैनात दंडाधिकारी और थाना प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है कि नियमों न मानने वाली तीर्थ पुरोहितों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रशासन ने इसे श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है। राष्ट्रीय समिति में पूर्णिमा साहू ज्योतिबा फूले के संदेश को घर घर पहुंचाएगी, जमशेदपुर की विधायक। केंद्र सरकार महान समाज सुधारक और शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए 2 वर्षीय राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव आयोजित करने जा रही है। इस भव्य आयोजन का उद्देश्य उनके सामाजिक समरसता और महिला शिक्षा के संदेश को घर घर तक पहुंचाना है। इस पूरे अभियान की देखरेख और रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक शक्तिशाली 126 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। समिति में शामिल नामों की फहरिस्त बहुत प्रभावशाली है। इसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 34 अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इनके अलावा न्यायिक जगत के प्रतिष्ठित नामों और विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को भी सदस्य बनाया गया है, ताकि यह आयोजन राष्ट्रीय एकता और सामाजिक चेतना का प्रतीक बन सके।